हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। उसमें हमने 3 पोटेंशियल एनर्जी बताया था: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूरा जो डिटेल है वो उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि स्टोर्ड एनर्जी होती है। जो हमने पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर डाला है उसमें ऑलरेडी हमने बताया था कि इट इज द स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? It is associated with the state of compression or extension of the elastic body. It means जो भी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो रही है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है किसी बॉडी में, वो ड्यू टू कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ द इलास्टिक बॉडी हो रही है। सो यहाँ पे टर्म है इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या होती है कि कोई भी बॉडी यदि हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके जो पार्टिकल है, इनर पार्टिकल, उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है और आफ्टर रिलीजिंग और आफ्टर रिमूविंग द फोर्स वो अगेन एक्चुअल पोजीशन जो है अकर कर देता है, एक्चुअल पोजीशन ऑब्टेन कर लेता है। सो सच टाइप ऑफ बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। लेट्स से हमारे पास ये एक रबर है, ठीक है। इस पे जैसे ही हम जो है फोर्स अप्लाई कर देंगे, लेट्स से इसको हमने जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया है। जैसे ही इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक फोर्स जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसमें फोर्स अप्लाई करने पे कुछ जो है यहाँ पे लेट से एक्स जो है इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम एफ को रिमूव करेंगे अगेन जो है वो फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। सो इस टाइप की बॉडी को, लेट से ये रबर है, इस टाइप की बॉडी को जो हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। सिमिलर एक एग्जाम्पल और है, लेट से हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये एक बॉडी यहाँ पे अटैच है, तो इस पे भी यदि फोर्स लगाते हैं, इधर का फोर्स लगाएं या अपोजिट फोर्स लगाएं, दोनों के केस में इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा या एक्सटेंशन होगा। लेकिन आफ्टर रिमूविंग द फोर्स क्या हो जाएगा, वो अगेन एक्चुअल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑब्टेन कर लेगा। सो सच बॉडी, ये स्प्रिंग हो गया, रबर हो गया, इन सब बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं स्प्रिंग का जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, इलास्टिक बॉडी कि पोटेंशियल एनर्जी का हमने जो है डेफिनेशन बता दिया है। अब हम लोग मूव करते हैं, स्प्रिंग के अंदर जो है कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग से पहले हम एक दो छोटा टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इसके अंदर एक दो छोटे टर्म यूज होते हैं, तो उसके लिए उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में मूव करेंगे। सो इसमें पहला जो हम लोग का डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? सो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसके थ्रू जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। जो ट्रेजेक्टरी या जो पाथ डिस्प्लेसमेंट का पाथ है उस पे डिपेंड नहीं करता है। लेट्स से हमारे पास एक जो है बॉडी है ये यहाँ पे, और कोई कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो मूवमेंट यहाँ से यहाँ पर होता है। लेट्स से पोजीशन ए से पोजीशन बी पे बॉडी पहुंच रही है, तो वो किसी भी पाथ के थ्रू जाए, चाहे इस पाथ के थ्रू, चाहे इस पाथ के थ्रू, चाहे इस पाथ के थ्रू, किसी भी पाथ से मूवमेंट करके जाए, यदि वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो तीनों ही सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। ये होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। सो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ओनली कहां पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ओके, इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी हमने पढ़ा चुका है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो थर्ड एग्जांपल है हमारा इलास्टिक फोर्स। ठीक है, सो हम लोग इलास्टिक फोर्स ही देखेंगे स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक फोर्स अप्लाई होता है, तो वहां पे प्रूफ वही करेंगे हम लोग कि कंजर्वेटिव फोर्स क्यों होता है, इलास्टिक फोर्स, तो ये जो है चीजें ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मींस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके थ्रू वर्क डन जो है पाथ जो फॉलो होता है उस पर डिपेंड करता है। इट मींस वर्क डन डिपेंड अपॉन द पाथ। ठीक है, इसका यदि एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं तो एक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे जैसे पाथ बदलता है वैसे फ्रिक्शन जो है बदल जाएगा। विस्कोसिटी,
ठीक है, तो ये जो है हमारे एग्जांपल हो गए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, और ये ऊपर जो एग्जांपल हमने देखा कंजर्वेटिव फोर्स। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या होता है, लेट्स से हमारे पास ये एक जो है रिजिड सरफेस है, यहां पे एक जो है स्प्रिंग है जो इसके थ्रू जो है अटैच है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक जो है लेट्स से यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स से हमने जो है एक फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पे, तो क्या होगा कि इसमें जो है थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो क्या है, लेट्स से हमारी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा जो है स्ट्रेच हो जाएगी ये स्प्रिंग, और यदि जैसे ही हम लोग फोर्स को यदि अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, यदि फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दें, तो क्या होगा, इसमें जो है थोड़ा सा ये इतना पोर्शन जो है कंप्रेस्ड हो जाएगी स्प्रिंग, मतलब ये जो है ऑब्स्टिकल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, आइदर डेल्टा एक्स जो है इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, और एक्स नहीं, एक्स बोल देते हैं, एक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा और एक्स जो है कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस करने के लिए क्या होगा कि हमको जो भी फोर्स अप्लाई करना होगा उसी के थ्रू इसमें जो है एनर्जी कंजर्व होगी। ये तो यहां तक समझ में आ गया होगा, राइट। सो क्या हो रहा है कि यदि हम लोग इस पे अब फोर्स अप्लाई करते हैं तो फील होता है कि जितना ही ज्यादा कंप्रेस हो गया स्प्रिंग, उतना ही ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ता है। इट मीन्स फोर्स जो होता है, फोर्स जो अप्लाई करते हैं कंप्रेशन के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग में जितना जो है डिस्प्लेसमेंट होता है। ये ऑलरेडी हमने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा। सिमिलरली यदि हमको इस एक्सपेंड भी करना है, एक्सपेंशन भी करना है, तो जितना भी फोर्स हम एक्सपेंशन के लिए लगाएंगे वो डिपेंड करेगा कितना उसमें एक्सपेंशन हुआ है। यदि एक्स एक्सपेंशन हुआ है तो ज्यादा, जितना ही एक्सपेंशन होगा उतना ही ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी को जो है हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। सो हुक्स लॉ क्या होता है, फोर्स जो अप्लाई होता है स्प्रिंग पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल सा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग के पास जो है, प्रोपोर्शनलिटी यदि हटाना है हमको तो एक जो है कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, माइनस के इंटू एक्स, वेयर के इज द क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट भी। ये क्या होता है, ये डिसाइड करता है कितना स्प्रिंग में स्टिफनेस या सॉफ्ट है स्प्रिंग। इट मींस हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर द स्टिफनेस, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के, सॉफ्टर द स्प्रिंग। इट मीन्स के जितना ही ज्यादा होगा स्प्रिंग उतना ही स्टिफ होगी। इट मीन्स इस स्प्रिंग को हमको पुश करने, एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही यदि के बहुत स्मॉल है तो स्प्रिंग क्या होगी, सॉफ्ट होगी, इजिली वो कंप्रेस हो जाएगी या एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, स्प्रिंग पे जो फोर्स है वो होता है हमारा माइनस के इंटू एक्स। एफ एस है, एफ एस जो होता है अप्लाइड फोर्स बाई स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है, इसलिए हमने इसको बोला है एफ एस। ठीक है, और वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जितना भी इस फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, वही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। तो जितना भी वर्क डन होगा उतनी ही एनर्जी हमारे जो है इस स्प्रिंग में स्टोर होगी। ये जो है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। सो क्या करेंगे हम लोग, इस स्प्रिंग के द्वारा देखते हैं कितना वर्क डन हो रहा है, उस वर्क डन को निकाल लेंगे और क्या करेंगे, उसी को हम लोग जो है एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पे क्या है कि एक्स के साथ जो है फोर्स वेरी कर रहा है। इट मींस एक वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स होगा। सो वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं एफ एस इंटू डी एक्स। ये ऑलरेडी वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, ये हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कहां से कहां तक एक्सपेंशन होना है। सो जीरो से मीन्स इक्विलिब्रियम से लेकर के और एक मैक्सिमम पोजीशन तक हम एक्सपेंड करते हैं, तो देखते हैं कितना वर्क डन होगा, वही हमारे एनर्जी फॉर्म में स्टोर होगी। यही हमारा जो है टोटल जो है वर्क डन होगा। यहाँ पे एक्सएम क्या है, मैक्सिमम जो है डिस्प्लेसमेंट है इन स्प्रिंग। ठीक है, सो यहां से सिंपली क्या हो जाएगा, एफ एस को हम लोग लिख सकते हैं 0 to XM KX।
क्योंकि के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, उसमें डिस्प्लेसमेंट है, इंटू dx। अब इसको यदि इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो के एक्स स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां तक, 0 टू xm। यहां से क्या हो जाएगा, के एक्स एम स्क्वायर बाई 2 फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के इंटू 0। इट मीन जो वर्क डन आ रहा है वो के एक्स एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ये हमारा हो गया वर्क डन। ये वर्क डन क्या है, वर्क डन बाई स्प्रिंग है, क्योंकि फोर्स जो लिए हैं हम लोग एफ लिए हैं वो के एक्स लिए हैं। यदि माइनस के एक्स लेते हैं हम लोग वर्क फोर्स को, इट मीन्स जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो होता, लेकिन हमने क्या है के एक्स लिया हुआ, इट मीन्स स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है वो फोर्स है ये, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा हाफ के एक्सएम स्क्वायर। इट मीन्स यदि स्प्रिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो हाफ के एक्सएम स्क्वायर वर्क डन हो रहा है। यदि इसको कंप्रेस करते, स्प्रिंग को कंप्रेस करते, तब भी वर्क डन इतना ही होता। सेम फार्मूला यूज करते हैं कंप्रेशन के लिए। सो सिंपल ये जो वर्क डन हो रहा है, यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई जनरलाइज फॉर्म में लिख दे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमारा जो है वर्क डन हो रहा है, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो x जो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम है, तो ये जो है w के हाफ के एक्स स्क्वायर, ये जो है वर्क डन होता है। और यही वर्क डन क्या होता है, उसमें जो है एनर्जी होती है। सो इतनी ही स्प्रिंग की जो एनर्जी होगी वो भी जो है हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वर्क डन इन अ साइकिल। साइकिल का मतलब क्या है कि यहां से लेट से हमारी स्प्रिंग है, ऐसे जो है स्प्रिंग बना हुआ है, यहां पे एक जो है फोर्स हम लगाए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ एक्सपेंशन हुआ एक्स। अब क्या हुआ, इसको हम रिलीज कर देंगे तो अगेन जो है फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक बार एक्सपेंशन हुआ, फिर पोजीशन ओरिजिन पोजीशन में पहुंच गया। तो देखते हैं कितना वर्क डन हुआ टोटल, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा कि यदि हम लोग एक्सपेंड करते हैं WS, वो एक्सपेंशन के टाइम क्या होगा, वर्क डन कहां से कहां तक स्टार्ट किया है बॉडी, XI से स्टार्ट किया है और XF तक गया है, और जो वर्क डन है फोर्स क्या है वो KX है इंटू DX, ठीक है। तो यदि इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 XI टू XF, मीन्स वर्क डन जो हो जाएगा 1/2 के XF स्क्वायर माइनस XI स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। अब क्या है, XF और XI दोनों जो है सेम पोजीशन में, जितना गया है उतना ही आया है। इट मीन्स जो है XI और XF जो है दोनों बराबर है यहां पे एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा जो है 0 हो जाएगा। यहां से ये पता चला। इट मीन्स एक साइकिल में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग इन साइक्लिक प्रोसेस इज 0। सो पहला इसमें तो इस जो डेरिवेशन हमने किया, इसे 3 हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला। पहला कंक्लूजन ये है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इन साइकिल इज 0। इट मीन्स यहां पे क्या है कि जो वर्क डन है वो कहीं ना कहीं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। क्या ट्रेजेक्टरी फॉलो हुआ, क्या डिस्प्लेसमेंट की ट्रेजेक्टरी थी, उस पर डिपेंड नहीं किया, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है। एक्स क्या है, कितना, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, उस पर डिपेंड कर रहा है। कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इस पर कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स जो ये वर्क डन है, वर्क डन बाई फोर्स, स्प्रिंग फोर्स है, वो क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। इट मीन जो वर्क डन, जो फोर्स स्प्रिंग फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। यहां से ये प्रूफ होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल पोजीशन कितनी थी, फाइनल पोजीशन कितना था, उसके बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हो, बस उस पर डिपेंड करता है। यदि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन 0 हो जा रहा है। इट मीन्स वो भले ही गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर रिलीज करने पे अगेन इनिशियल पोजीशन कवर कर लिया, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारा जो वर्क डन टोटल आया वो 0 आ गया। इट मीन्स ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। और थर्ड कंक्लूजन हमारा ये निकला कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स FS, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होता है।
इसको हम लोग हुक्स लॉ भी बोलते हैं। तो हमारे जो है ये 3 कंक्लूजन जो है निकल कर आए हैं, ठीक है। और एक और इसमें 4th पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं, कंजर्व्ड एनर्जी कितनी हो रही है। तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी कंजर्व होगी, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन जो होगा वही जो है एनर्जी के बराबर होता है। सो स्प्रिंग की एनर्जी जो होगी वो जो है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। सो ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम से पता चलता है। सो जो वर्क डन हुआ है वही जो है एनर्जी कंजर्व होगी। सो यू का जो है ये फार्मूला हो गया। इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्टोर्ड एनर्जी बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू घटाएंगे स्टोर्ड एनर्जी घट जाएगी, ठीक है। सो आई होप गाइज ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये जो है सारे कॉन्सेप्ट थे स्प्रिंग फोर्स के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।